सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की यूनिट 10 को, जो है द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। एंसेंट मानी पुराना, और मैरिनर मतलब हो जाता है एक नाव चलाने वाला या नाव पे काम करने वाला व्यक्ति। यहाँ पे जो आर आई एम ई राइम है, इस वर्ड का मीनिंग इस पोयम में RHYME राइम, यानी जो गाना का राइम होता है ना, उस टाइप से। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यह पोयम एक बलाड है। बलाड हम उस पोयम को कहते हैं जिस पोयम के थ्रू एक स्टोरी को पूरा बताया जाता है। तो जब भी बलाड पोएट्री का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर आर्चैइक वर्ड और स्पेलिंग्स का इस्तेमाल होता है, यानी एक ओल्ड फैशन का जो इंग्लिश है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट यहाँ पर मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं जिसका मीनिंग ना आपको अभी जानने की ज़रूरत है, ना ही वो यूज़फुल होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई रखना, ताकि एग्ज़ाम में भी आप लिख पाएँ, वो मैं करने वाला हूँ। इसमें पहला बोला जा रहा है, इट इज़ एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही हैज़ स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, हाउ वी फोर स्टॉप्ड दो मी। The bridegroom's door are opened wide, and I am next of kin. The guests are mad, the feast is set. Maids hear the married in. तो देखो, तीन व्यक्ति यानी तीन गेस्ट जा रहे थे वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तभी एक एंसेंट मरीनर, यानी बूढ़ा नाव चलाने वाला या नाव पे काम करने वाला आदमी बोल सकते हो आप, उसने उन तीन में से एक गेस्ट को रोका। वो जो गेस्ट रुकता है तो वो देखता है कि इस ओल्ड मैनेजर का बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी था, आंख चमकते थे। तो इस गेस्ट को रोका जाना पसंद नहीं आता है, तो वो पूछता है मरीनर से कि आपने मुझे क्यों रोका है। देखो, यह गेस्ट एक किन था। किन मतलब होता है मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी फैमिली मेंबर कह सकते हो, या फिर एक क्लोज रिलेटिव। तो वो जो आदमी था उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि पहले ही वो देख रहा होता है कि उसे लेट हो गया रहता है शादी में जाने के लिए, और जो ब्राइडग्रूम है यानी जो दूल्हा था, उसका घर का दरवाजा खुला हुआ था, सभी गेस्ट पहुंच गए थे, और जो फीस्ट था यानी जो खाना वगैरह दावत रहता है वो सब भी लग चुका था। घर से वहां से मैरिड इन यानी जो वेडिंग की सॉन्ग होती है उसकी भी आवाज आ रही थी। He holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he. Hold off, unhand me, great bear loon. As to soon his hand dropped he. He hold him with his glittering eye. The wedding guest stood still and listens like a 3-year child. The mariner hath his fill. तभी वो मैरिनर अपने स्किनी यानी पतले हाथ से गेस्ट को पकड़ लेता है। गेस्ट को पकड़ के एकदम से वो अपनी कहानी शुरू करता है कि एक शिप था। तभी गेस्ट रोकता है उसको और बोलता है कि ग्रे बियर लून, यानी ग्रे रंग के दाढ़ी वाले लून यानी पागल आदमी, मेरे हाथ को छोड़ो। तो वो मैरिनर इसके हाथ को छोड़ देता है, बट गेस्ट चमकती हुई आंखों को देख करके मैरिनर के वहीं पर खड़ा रह जाता है, और एक 3 साल के बच्चे की तरह मैरिनर की बातें सुनना शुरू कर देता है। The wedding is set on a stone he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. The shipper cheered, the harbours cleared, merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. यहाँ स्पेक का मतलब हुआ है स्पोक, यानी वो जो ओल्ड मैरिनर था वो बोलता है कि जहाज, हार्बर यानी जहाँ पे जहाज सब लगे होते हैं वहां से निकलती है और आगे बढ़ती है। और किर्क, किर्क यहाँ पे चर्च को बोला जा रहा है, कि जहाँ से चर्च दिख रहा था दूर पे, तो वहां वो चर्च को भी पार करते हुए जहाज आगे बढ़ता है, और लाइट हाउस को भी पार करते हुए आगे बढ़ता जाता है। The sun came up upon the left, out of the sea came he, and his shone bright on the right, went down into the sea, higher and higher every day, till over the mast at noon, the wedding guest said beat his breast, for he heard the लाउड बसून। बसून एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर दिन सूरज ईस्ट से निकलता, फिर ऐसे ऊपर बढ़ता 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 जाता, और नून होते ही वो अपने, जब भी सन होता है वो अपने हाईएस्ट ऊपर आता है, यानी मान लो हम लोग धूप में निकलते हैं तो हमारे सिर के ऊपर ही दिखेगा नून में सूरज। तो वही बताया था कि मास्ट पर, तो जो शिप में मास्ट होते हैं ना, वो एक बड़े से पोल टाइप के होते हैं जो शिप को सपोर्ट करते हैं, जैसा आपने एनिमे वगैरह में भी देखा होगा। फिर धीरे धीरे वेस्ट की तरफ यानी राइट साइड पे वो ढल जाते हैं। तभी इतना बोल ही रहा था मैंने अपनी कहानी को, तभी वेडिंग गेस्ट को एकदम तेजी से आवाज आती है बसून यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो वेडिंग में बजाए जा रहे थे। तभी एकदम से वो अपने छाती पे गेस्ट मारता है, क्योंकि एकदम से उसको याद आता है कि उसे तो वेडिंग में जाना था। The bride hath paced into the hall, red as rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrelsy. The wedding guest he beat his breast, yet he can't choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. अब हुआ ये कि जो ये आवाज आई थी ना इंस्ट्रूमेंट की बजने की, तो उससे पता चला था कि ब्राइड यानी जो दुल्हन है उसके आने का टाइम हो गया है। दुल्हन एकदम रेड एज रोज दिख रही थी, यानी उसने ऐसे रेड ड्रेस पहने हुए थे,
और उसके साथ जब वो आगे बढ़ रही थी, तो जो एक मैरी मिनिस्ट्रल्सी यानी कि जो एक बैंड बाजा होता है ना, वो भी उसके साथ-साथ आगे बढ़ रहा था। बट जो वेडिंग गेस्ट था वो अपने छाती पे फिर से मारता है, क्योंकि भले वहाँ वेडिंग स्टार्ट हो चुका था, बट वेडिंग गेस्ट कुछ कर नहीं सकता था इस मैरिनर की कहानी को सुनने के अलावा। तो ऐसा कह सकते हो कि ये वेडिंग गेस्ट मैरिनर की उस चमकती हुई आँखों को देखकर काबू में आ गया था उसके। यानी कि वो एक 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, उस कहानी को सुनना चाह रहा था। And now the storm blast came, and he was tenacious and strong. He stuck with his old tracking wings and chased us south along with sloping mast and dipping prow, and who pursued with yell and blow, still thread the shadow of his foe and forward bent his head. The ship drove fast, loud over the blast, and southward we fled. ये जो स्टॉर्म ब्लास्ट है, ये बोला जा रहा है कि बहुत तेज तूफान आता है, ट्रेनेशियस यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और हार्श तूफान जो आया, तो इस वजह से ये लोग पहले ही साउथ की डायरेक्शन में जा रहे थे, ये उनको और तेजी में आगे बढ़ा रहा होता है। बट जो कि तूफान आता है, तो इनका जो मास्ट होता है, जो बीच में पोल टाइप का, वो झुकने लग जाता है। इसको सिंबल समझाया गया है जैसे शैडो ऑफ हिज फो, यानी एक इंसान मान लो जो कि अपने दुश्मन से छुप छुपा करके झुक करके आगे की तरफ भाग रहा हो। तो इस तरह से इस बताया गया है जहाज को कि वो भी उसका जो मास्ट था वो झुक रहा था, और जो जहाज का आगे का हिस्सा था वो पानी में कुछ देर जाता फिर ऊपर की तरफ आता, मतलब से उसमें डिप कर रहा था, और वो लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे साउथ में। And it grew wondrous cold, and ice, mast high, came floating by, as green as emerald, and through the rift the stony cliff did send a dismal scene, nor shapes of men nor beasts we ken. The ice was all beautiful, the ice was here, the ice was there. तब एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां बहुत ही ज्यादा ठंड था, आइस दिख रहे थे, इनका मास्ट हाई था यानी नाव आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, और इनको बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रीन एज एमरल्ड। ये जो ग्रीन एज एमरल्ड है ना, एमरल्ड एक तरह का पत्थर होता है, प्रीसियस है थोड़ा, वो हल्का ग्रीन होता है, तो ये शायद सीनरी की बात करें कि वहां पर कुछ ऐसा ग्रीनरी टाइप का था। ग्रीनरी मतलब ये जैसे आइस हो गया, कोई चीज का रंग जो ग्रीन हो, यहाँ पे पेड़ पौधे की बात नहीं की जा रही है। फिर वहां पे उनको बहुत सारे ड्रिफ्ट यानी जो होते हैं आइस के टुकड़े वो दिख रहे थे, और बोले थे वहां पे कोई भी नहीं था, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई बीच से नहीं जानवर, ना कुछ भी उस जगह पे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये बिल्कुल ही वहां पर अकेले थे, चारों तरफ सिर्फ आइस ही आइस था। आगे है, इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोared एंड हाउल्ड लाइक नॉइसेस इन अ साउंड, एट लेंथ इट डिड क्रॉस एन एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस एक टाइप का बर्ड को कहा जा रहा है यहाँ पर। आगे है, एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम, इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट एंड राउंड इट फ्लू। ये आगे बताते हैं कि जिस जगह पे ये थे वहां पे आइस था, और जब भी वो आइस जैसे पानी में वगैरह में टुकड़े थे वो सब, तो वो टकराते तो ऐसा ऐसा आवाज निकलता था, लाइक ग्राउल का, क्रैक्ड हाउल वगैरह का, जैसे लगता कि कोई इंसान जैसे दर्द में रहता है तो आवाज निकालता है ना, उस टाइप से लग रहा था वहां पे। तभी एक एल्बेट्रोस जो कि एक बर्ड है वो आता है, तो ये लोग उसे बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन सोल की तरह मानते हैं, और उसको गॉड के नाम पे ऐसे उसका चिल्लाना आवाज निकालते हैं, क्योंकि उस बर्ड को ऐसा ट्रीट करते हैं कि बहुत ही पवित्र, बहुत खास टाइप का है ना, उस टाइप से उसको ट्रीट करते हैं, और उसे जो उनके पास खाना रहता है उस खाने को देते हैं, जिसे ये लोग कहते हैं कि उसने अपने लाइफ में इस टाइप का खाना नहीं खाया होगा। और वो बर्ड इस जहाज के राउंड एंड राउंड यानी आसपास में उड़ते रहता है। द आइस डिड स्प्लिट विद थंडर फीट, द helmsman steered us though, and a good south wind sprung up behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariner's hollow, इन मिस्ट अ क्राउड और मास्ट और श्राउड। यह वर्ड मानो इनके लकी साबित होता है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनका हेल्प्समैन जो स्टीयर कर रहा होता है, यानी जो मानो जहाज जो चला रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे का जो भी आइस है जो फ्लोट कर रहे हैं वो टूटने लग जाते हैं, मानो एक रास्ता मिल जाता है। उसके बाद एक तेज साउथ विंड आता है, यानी इनको साउथ में जाना था और विंड भी इनको साउथ ही में लेकर आगे जा रहा था, तो इनको और इजी पड़ता है। उसके बाद जो एल्बेट्रस बर्ड है वो इनको हमेशा फॉलो करता, और आगे क्योंकि डेली ये उसे खाना दिया करते थे तो वो भी खाना खाता और आसपास में ही घूमता रहता। जब भी ये लोग उससे होलो बोला गया, होलो मतलब कि उसको कॉल करते, तो वो इनके पास आया था। आगे हुआ है कि इन मिस्ट एंड क्लाउड और मास्ट और श्राउड इट पर्च फॉर वेस्पर नाइन, while all the night through fog smoke white glimmered the white moon sign. God save thee, ancient mariner, from the fiend that plagued thee thus. Why looked thou so? With my crossbow I shot the albatross. ये कहते हैं कि चाहे मिस्ट हो या क्लाउड हो कुछ भी हो, जब इनका जहाज श्राउड यानी सेल करता रहता, तब ये बर्ड वेस्पर नाइन एक टाइम है जैसे लाइक इवनिंग में, जब भी चर्च में प्रेयर होता है तो उस समय ये आकर के पर्स यानी
जहाज किसी भी हिस्से में बैठ जाता है, पूरी रात जब धुंध आ जाता है या फिर मून साइन यानी वो चाँद की एक चमक सी दिखाई देती है, चाँद चमकता हुआ, तो उस समय वो पूरा वक़्त उसी शिप पर बैठा रहता है। अब ये कहानी बताते हुए वो ओल्ड मैरिनर का एकदम फेस चिंता से भर जाता है। तभी ये जो वेडिंग गेस्ट था ये प्रे करता है कि जैसे भगवान को लोग प्रेयर करते हैं, वो अपने तरह से प्रेयर करता है कि भगवान इसके ऊपर जो भी प्लेग है यानी इसको जिस चीज़ की भी चिंता है उसको हटाइए। अब आगे वो पूछता है वेडिंग गेस्ट कि आखिर क्या हुआ? तुम ऐसा मतलब क्यों हो गए हो? तब वो बोलता है यानी ओल्ड मरीना बोलता है कि मैंने उस अल्बाट्रोस को शॉट कर दिया यानी मार दिया अपनी क्रॉसबो से। तो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 पे चलते हैं पोएम के जो है The sun now rose upon the right, out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea. तो देखो पहले बताया हुआ था कि सन जो राइज हो रहा था वो लेफ्ट से हो रहा था, अब बताया जा रहा है कि अब वो राइज हो रहा है राइट से। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उन्होंने साउथ पोल को पार करके ऐसे अपोजिट साइड जो वर्ल्ड का है उस पे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में मैप का नॉलेज में चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही याद रखना है कि अब वो राइट की तरफ सन जो है वो राइज कर रहा है। And the good south wind still blew behind, but no sweet bird did follow, nor any day for food or play came to the marriage hollow. ये कहते हैं कि अब कोई बर्ड नहीं था जो इनको बुलाने पे आ जाए, उनके साथ खेले, उनके दिए हुए चीज़ को खाए। तो यही ये बताते हैं आगे, एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग एंड इट वुड वर्क देम वो फॉर ऑल एवर्ड आई हैड किल द बर्ड दैट मेड द ब्रिज टू ब्लो एंड व्रेच सेड दे द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रिज टू ब्लो। तो ये कहानी सुनाते हुए बोलता है कि मैंने अपने जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनसे कहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और मैंने पाप कर दिया है। तो सारे क्रू मेंबर इसको ब्लेम करने लग गए थे इस ओल्ड मरीनर को कि तुमने होली बर्ड को यानी एक लकी बर्ड को मार दिया, पवित्र बर्ड, क्योंकि इनका कहना था कि उस बर्ड के आने से ही वो अपने साथ हवा को लेकर के आती थी, जिसकी वजह से इनका जहाज आराम से आगे की तरफ बढ़ता रहता। Nor dim nor red, like God's own head, the glorious sun uprist, then all abed. I had killed the bird and brought the fog and mist. Thus right, said they, such bird to slay that bring the fog and mist. तो ये कहते हैं कि पहले क्या था, बहुत ज़्यादा फॉग आ रहा था तो उस वजह से सूरज दिखता नहीं था ठीक से, बट अब सूरज निकलता है जैसे मानो गॉड का ओन हेड की तरह। इनका कहने का मतलब है कि जो गॉड के सिर के पीछे चक्री टाइप का दिखते हैं ना, जिसमें से लगता है सूरज का रोशनी टाइप का आता है, तो ये कह रहे हैं कि उसकी तो एकदम साफ-साफ अब सूरज उग रहा था, यानी अब बिल्कुल भी धुंध वगैरह नहीं था। तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकी जो क्रूमेट था वो एवर्ड हो जाते हैं। एवर्ड मतलब होता है कि अपने बात से ऐसे मुकर करके इसकी फ़ेवर में आ जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा किया तुमने बर्ड को मार दिया। वो बर्ड अपने साथ फॉग और मिस्ट लाता था, यानी धुंध वगैरह लेकर के आता था। लेकिन अब वो इस ओल्ड मैरिया को बोलते हैं कि अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया, यानी अब वो इसके पक्ष में आ जाते हैं। आगे द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द furrow flowed free. We were in first that ever burst into that silent sea. ये कहते हैं कि सूरज भी उग गया था, हवा भी हल्की-हल्की सी बह रही थी, तो ये आगे बढ़ते हैं और जैसा जहाज वगैरह चलता है तो फ़ोम नहीं क्रिएट हो जाता है ओशन में। वही बोल रहे हैं कि फ़ोम क्रिएट हो रहा था और ये उस साइलेंट सी में मतलब जहाँ तक ये जा चुके थे जहाज से, वहाँ पर पहले कोई नहीं गया था उस पार्ट में। तो यही बता रहे हैं कि वहाँ पे उस जगह पे ये लोग फर्स्ट थे जो पहुँचे थे। Down dropped the breeze, the sails dropped down. 'Twas sad as sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. अब लेकिन जो हवा बह रही थी वो एकदम बहना रुक जाती है और इन जब बहती नहीं है सही से तो ये लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एकदम सन्नाटा हो जाता है और उस सन्नाटा को खत्म करने के लिए बीच में बस बात कर लिया करते, कुछ बोल दिया करते। ऑल इन अ हॉट एंड कूपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। ये कहते हैं कि उस समय दोपहर का वक़्त जब हो गया तो इतना तेज़ गर्मी लग रही थी और कूपर स्काई, कूपर मतलब होता है जो घर में लाल कोई बर्तन या यूटेंसिल होता है उस टाइप से। ये सन को दर्शाता है कि सन इतना ज़्यादा हॉट था, वो बहुत गर्म था, ऐसा ब्लडी सन इसको कहा जा रहा है। और दोपहर में तो इतना ज़्यादा गर्मी थी, इनके मास्ट के जस्ट ऊपर था क्योंकि सन उस समय एकदम बीच में रहता है ना, इसलिए बोलते हैं कि इनके मास्ट के जस्ट ऊपर था। और जैसे मून रात में दिखाई पड़ता है सेम वैसा ही सन दिन में दिखाई पड़ रहा था। मतलब इसका साइज़ वगैरह की बात करते हैं। आगे है डे आफ्टर डे वी स्टक नो ब्रिथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। ये कहते हैं कि दिन पर दिन हवा तो बह नहीं रही थी तो एक ही जगह पे फंसे हुए थे। नॉर ब्रेथ का मतलब है कि ये लोग भी उतना मूवमेंट नहीं कर रहे थे, एक ही जगह बैठे थे और ना ही कोई मोशन हो रहा था, ना ही जहाज आगे बढ़ रही थी। देख कर ऐसा लग रहा था मानो कोई पेंटेड शिप होती है, यानी पेंटिंग किया गया है और सब एकदम स्टिल है, एकदम सब एक ही जगह पे है। वाटर वाटर एवरीवेयर
and all the boats did shrink, water everywhere, nor any drop to drink. ये कहते हैं कि चारों तरफ पानी था और इनका जो बोट था, यानी जो बोट का साइड ऐसा है, वो जो लकड़ी का हिस्सा है, वो श्रिंक करने लग गया था। यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ हिस्सा बाहरी का वो तो पानी में होता है, जो ऊपर होता है उस पे इतना धूप पड़ रहा था कि वो जो लकड़ी थे वो थोड़ा सूखने लग गए थे, यानी वो कॉम्प्रेस होने लग गए थे। ये कहते हैं कि चारों तरफ पानी था लेकिन कोई भी पानी पीने योग्य नहीं था, यानी एक बूंद भी नहीं था पीने के लिए। द वेरी डिड did drought, O Christ, that ever this should be, ye slimy things did crawl with leg upon the slimy sea। ये कह रहे होते हैं लोग जो शिप पे रहते हैं कि क्राइस्ट को, यानी अपने भगवान को, कि वन मैं ऐसा वापस से कभी देखना नहीं चाहूंगा ये सीन, क्योंकि डीप सी रॉट कर रहा है। रॉट मतलब कि वहां पे जब स्टिलनेस है तो कोई मोशन नहीं है, तो ऐसे मानो कि वो चीज रह रहे सड़ रही है, खराब हो रही है, ऐसा ये दर्शा रहे होते हैं खाली। फिर ये बोलते हैं स्लाइमी सी, यानी जो स्लिपरी सी है, पानी स्लिपरी होता है ऐसा समझो, तो उस सी को भी स्लिपरी बोल रहे होते हैं कि पानी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हो गए, जो जानवर होते हैं, जो जैसे फिश वगैरह हो गए या और भी एनिमल्स, वो बोलते हैं कि उसके अंदर क्रॉल करते हुए दिख रहे हैं, यानी अंदर चलते हुए दिख रहे हैं, लाइक ऑक्टोपस वगैरह हो गया, वो इन सब दिख रहे थे। तो ये कहते हैं कि ऐसा नज़ारा जब हवा नहीं बह रही है तो स्टिलनेस है सी में और क्रीचर्स दिख रहे हैं, तो ऐसा नज़ारा वो नहीं देखना चाहते हैं। About in reel and root, the death flies fired at night, the water like a witch oil, burned green and blue and white। अब इमेजिनरी सीन के जैसे कह सकते हो, पहले तो ये बताते हैं गर्मी को कि वहाँ बहुत गर्मी रहती है, दिन में तो गर्मी होती है, रात में भी जब आसपास का पानी गर्म हो जाता है तो रात में भी गर्मी बढ़ जाती है। एक्चुअल में ये साइंस ही है। तो इसमें बोल रहे हैं कि रात के वक्त में डेथ फायर डांस कर रहा होता है, यानी बहुत गर्मी हो जाती है वहाँ पर, और वाटर को देख के लगता है विच की ऑयल की तरह, जैसे विच बहुत सारा चीज कुछ कुछ मिला मिला के बनाती है, सिर्फ वाटर को देख करके लगता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन ब्लू एंड वाइट चीजें उसको दिखाई दे रही होती है। वो क्रीचर्स की वैसे बात कर रहे हैं वाटर के अंदर चीजों की, बट इसको दर्शा रहे हैं विच से, कि जैसे विच बहुत सारा चीज पानी में मिलाती है, वैसे ही वो सब चीज भी यहाँ पर ओशन में उस जगह पे उनको दिख रहा था। आगे, एंड सम इन ड्रीम्स assured were of the spirit that plagued us so, 9 fathom deep he had follows us from the land of mist and snow। ये बोल रहे होते हैं कि इनके क्रू के जो मेंबर्स थे उनमें से कुछ को ऐसा मानो सपना आता है, वो कहते हैं कि ये सब कुछ कर रहा है घोस्ट, यानी भूत या आत्मा कह लो, उस होली एल्बेट्रोस का, यानी उस होली एल्बेट्रोस जिसको मार दिया था वोल्ड मरीना ने, उसका, और वो रिवेंज लेना चाह रहा है। वो इनको फॉलो कर रहा है 9 फैथम से। देखो फैथम एक यूनिट है जिससे कि पानी की गहराई नापी जाती है, और 9 फैथम का होता है मतलब लगभग 54 मीटर समुद्र के लेवल से नीचे से ही इनका पीछा करते हुए वो आ रहा है, उसका घोस्ट, उस लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो से, यानी जहाँ से उनको मारा था उसी जगह से। And every tongue, though utter dropped, was withered at the root. We could not speak, nor more than if we had been choked with soot। तो ये कहते हैं कि इनका जीव पूरा जड़ से, यानी पूरी तरीके से ही सूख गया था, ड्रॉप मतलब सूख जाना, और ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर ये बोलने की कोशिश करते तो इनको ऐसा लगता कि इनका गला चोक हो जाता है, जैसे रुक जाता, नहीं बोल पाते, जैसे जीभ पर उनके सूट हो, यानी कोई ड्राई चीज रख दिया गया और बिल्कुल ही सूखा हुआ है। आगे, ah well a day, what evil looks had I from old and young, instead of cross the albatross about my neck was hung। अब ये एंशिएंट मरीना कहते हैं कि जहाज पे जितने भी लोग थे, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, सभी लोग दिन पर दिन ईवल लुक से, यानी ऐसे गुस्से की नज़र से देख रहे थे इनकी तरफ, और इनके गर्दन में जो क्रॉस था, यानी जो क्रिश्चियन सबका होता है, उसको निकाल करके अल्बाट्रॉस को लटका देते हैं उसके गर्दन के ऊपर। मतलब वो शो करना चाह रहे थे कि देखो तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। तो देखा जाए तो ये जो पूरा पोयम था, ये कोई बहुत समझने में भारी नहीं था, समझाने में इसका वर्ड थोड़ा भारी भारी यूज़ किया गया था, ऐसे ये बहुत ही ईजी पोयम है। तो ये पोयम सिर्फ यहीं तक दिया गया है हमारे बुक के अंदर। तो हाँ, ये पूरा खत्म होता है। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।